यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे आज पेपर 2 के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। और पेपर 2 सुन के पेपर वाले बिल्कुल भी विचलित ना हो, क्योंकि सिलेबस एकदम सेम है, लेवल भी सेम ही रहता है, बस हल्का फुल्का। क्योंकि कोई भी सेट डिफरेंट होता है तो लैंग्वेज में जैसे अंतर होता है, मान लो कोई और सेट आप कर रहे हो, बस इतना ही है। तो वैसे मैंने सोचा था ये लास्ट में बताऊंगी आपको, क्योंकि पता नहीं लगेगा। कई लोग बड़े बेचैन रहते हैं, पेपर 2 की अलग से प्रैक्टिस, पेपर 1 की अलग से प्रैक्टिस, अलग से होगा क्या कुछ। सेम लेवल है, जहां पे भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं सब कुछ सेम है, सिलेबस भी सेम है, एक एक पॉइंट सेम है सिलेबस का। तो ये दिसंबर 2019 का पेपर है और ये आखिरी पेपर है ऑफलाइन का। हमने बात की थी कि हम 5 सेट ऑफलाइन वाले डिस्कस करेंगे जो हुआ करते थे, क्योंकि पेपर इस बार ऑनलाइन से ऑफलाइन गया है, तो थोड़ा सा हमारी मेंटली हम प्रिपेयर हो जाएं उस चीज के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। होपफुली आज बफरिंग नहीं होगी। समझते हैं 30 क्वेश्चंस हैं, इसको आप टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें काफी अच्छे हैं जिसमें बहुत सारे लोग गलती करेंगे। एक मुझे, क्योंकि मैंने देखते हुए तो मुझे याद है कि 28वां नंबर का एक सवाल है जिसमें ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उसको आप जरूर एक बार देखिएगा खुद को कि आप सही जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं, समझेंगे। ये सेंटर को लेके जितने भी लोग दुखी है ना, देखो जब पेपर होने वाला होगा उससे पहले आपके पास इंटीमेशन आ जाएगा, मेल पे या वेबसाइट पे पहले आ जाएगा कि भाई अब जो है आपका सेंटर जो है डिक्लेयर हो गए हैं, व्हाटएवर। तो अभी आप उस चीज के लिए टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पोल में जवाब दीजिए। मस्त तरीके से एक सेट निपटाएंगे 30 क्वेश्चंस का, समझिएगा एक बार। बहुत बढ़िया। चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, पहला सवाल है। अच्छा सेट है ये, मतलब बैलेंस है बट लेंदी लगेगा हल्का सा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि पूछा क्या है। क्या पूछा है बताइए थोड़ा सा। देखिए पूछा है कि नूर फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन। नूर एक बच्ची है जो अपना टिफिन, अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई स्कूल में। एंड आस्क्ड तान्या, अब तान्या कोई और क्लासमेट होगी नूर की, और उसने कहा तान्या से, नूर ने, टू शेयर हर टिफिन, सेइंग कि तान्या एक काम करो, अपना टिफिन आज मेरे साथ शेयर कर लो। रीजन भी दिया। रीजन क्या दिया? यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी टूडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विद यू येस्टरडे। भाई तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। ऐसा करते हैं ना बच्चे स्कूल में, आप भी करते होंगे, कॉलेज में भी किया करते थे, है ना? तो आपको क्या करना है, नूर ने कहा तान्या से, क्योंकि वो अपना लंच बॉक्स ले जाना भूल गई थी, कि आज तुम्हें अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ टिफिन जो है शेयर किया था। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। याद कीजिए कहानी क्या है। ठीक। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में, थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नूर्स स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स डैश ओरिएंटेशन टिपिकल एट डैश स्टेज। ओरिएंटेशन तो हमें समझ में आ गई, टिट फॉर टैट, या जिसको हम म्यूचुअल एक्सचेंज की अवस्था कहते हैं, है ना? म्यूचुअल एक्सचेंज या टिट फॉर टैट जिसको हम कहते हैं। अब इसमें गलती हो रही है ना, या नहीं हो रही है? सही दे रहे हैं इसका जवाब आप। अब देखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर तो वो होता है जहां नियमों को मानने की बात है, समाज में एक नियम बना रहे। ओबीडियंस होता है आज्ञा का पालन करना। अब यहाँ पे कोई आज्ञा का पालन थोड़ी है, यहाँ पे तो रीजन दिया है, बेटा बेटा क्या, भाई बहन दोस्त व्हाटएवर, के एक काम करो मेरे साथ लंच शेयर कर लो, है ना? बेटा बोल के भी बात कर लेते हैं दोस्त वैसे आपस में। तो बीइंग नाइस, यहाँ पे ऐसा थोड़ी तुम अच्छी लड़की कहलाओगी इसलिए लंच शेयर कर लो, नहीं। ये क्या है? म्यूचुअल एक्सचेंज है या फिर आदान प्रदान है। और जो किस लेवल पे आता है? जो प्री कन्वेंशनल लेवल पे आता है। ये पेपर में आपकी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, या गलती किसी से भी हो सकती है, इनसे भी हो गई। ये पूर्व परंपरागत स्टेज है, लेवल है, यानी ये प्री कन्वेंशनल होना चाहिए था, बट आपके पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि सबसे सही उत्तर जो है वो यही है ना? कोई और ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता, इसलिए आप इसी के साथ चले जाएंगे। बेशक इनसे मिस्टेक हो गई हो, एक नंबर सबको भी दे दिया हो बेशक, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो भी बेस्ट आंसर है अवेलेबल इन 4 ऑप्शंस में से वो आपको देना होता है। तो ये स्टेज तो है सेकंड, लेकिन लेवल फर्स्ट ही है। पहला आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस होता है, दूसरा टिट फॉर टैट होता है। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। इसने मेरी पेंसिल तोड़ दी तो मैं आज इसकी नोटबुक फाड़ दूंगी। इस तरह की बातें बच्चों में चल रही होती हैं कि अच्छा इसने भी तो ये किया था, कल तो मुझे भी मिलना चाहिए, है ना? या फिर मैं दुकान से सामान लेने तब जाऊंगी घर का जब मेरे को भी 5 रुपए मिलेंगे अपनी चॉकलेट लाने के लिए, यानी मेरा क्या बेनिफिट है? सेल्फ इंटरेस्ट की अवस्था है, ठीक है ना? आपकी ही क्लास में बफरिंग क्यों होती है ये मुझे भी नहीं पता। आज मैंने टीम को भी बोला हुआ है, सारी जो भी हो सकता है बैक एंड पे सब करवा करके रखा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कर लेंगे वैसे, ऐसी इतनी भी बड़ी बात नहीं है, बट कई बार चेक मैं करा चुकी हूँ जो सिस्टम है। आज कुछ ना कुछ नया जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। अगर आज भी ये पता नहीं लगा, अभी डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा है, पता ही नहीं लग पा रहा कि क्यों हो रही है। इंटरनेट एकदम परफेक्ट है, यहां से सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल बफरिंग हो रही है। अगर आप लोग कह रहे हैं ऐसा, कई बार मुझे देखने को नहीं मिलती है और कई बार मिलती भी है।
तो देखते हैं ये डायग्नोज हो जाए, फिर या तो पूरा ही अनइंस्टॉल करा के कल इंस्टॉल कराएंगे, है ना। देखिएगा, मैंने अभी भी टीम को मैसेज डाल दिया है, एक बार देख लेंगे वो लोग। आज नहीं है वो, पता नहीं कुछ लोगों के सिस्टम में होती है, कुछ लोगों के नहीं। तो ये हो गया डी ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? सेकंड क्वेश्चन है वाइडली हेल्ड बिलीफ्स अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as। ये लास्ट पेपर है ऑफलाइन का जो हुआ था 2019 में, 4 साल पहले। उसके बाद पेपर ऑनलाइन हो गया था। दिस वाज द लास्ट एग्जामिनेशन पेपर जो कि ऑफलाइन हुआ दिसंबर 2019। ठीक, तो इससे हमें अच्छा रेफरेंस मिल सकता है। देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। नहीं हो रही बफरिंग मैम, सिग्निफिकेंटली बहुत स्लाइटली है, वी कैन एडजस्ट। रेणुका, बट एडजस्ट आपसे कराना नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे अच्छा खासा इंटरनेट भी लगवाया हुआ है यार, सब कुछ कराया हुआ है। मैं थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट कह लो या थोड़ी सी खराब आदत है, तो मुझे खुद भी तसल्ली नहीं होती जब तक। तो लेट्स सी, बट अभी तो यही चारा है और चारा नहीं है कुछ। चलिए समझते हैं। खैर, वाइडली हेल्ड बिलीफ्स अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डीम्ड एप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रेफर्ड टू एज। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में, यानी इस लिंग की ये विशेषता होगी, ये घर में रहेंगे, ये बाहर जाएंगे, ये एडवेंचरस होंगे, ये घरेलू होंगे। ये क्या है? टाइपिफाइड, मतलब टाइप कर दिया आपने, है ना, बांध दिया जेंडर से काम को, तो इसको जेंडर स्टीरियोटाइप कहेंगे। डिस्क्रिमिनेशन इसलिए नहीं कहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन जेंडर स्टीरियोटाइप में हो ही रहा है। अगर देखा जाए किसी ना किसी की तरफ तो ये झुका हुआ होगा, जो चला आ रहा है उसी को मान लिया। तो टाइपिफाइड है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये महिलाओं का काम है, ये पुरुषों का काम है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी है। तो डिस्क्रिमिनेशन से देखते हैं क्या कर सकते हैं। श्रुति, कौन सा कोर्स है ये भी नहीं बताया आपने, देखिएगा। तो जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं होगा? देखो, डिस्क्रिमिनेशन में उल्टा भी हो सकता है कि आप लड़कों के साथ डिस्क्रिमिनेट करने लग जाएं, पक्षपात करने लग जाएं। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं, यहां पे जो पहले से चला आ रहा है, तो इसमें बायसनेस भी इंक्लूडेड होता है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी इंक्लूडेड होता है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका स्टीरियोटाइप बनता है। रूल्स, आइडेंटिटी, ये सब जो है एक साइड हो गए। यहां पे आगे बढ़ेंगे। फोर्थ ऑप्शन यहां भी सही था। थर्ड क्वेश्चन नंबर देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट्स टू इंक्लूड स्टोरीज इन करिकुलम वेयर फादर इज इन्वॉल्व्ड इन हाउसहोल्ड वर्क्स एंड मदर इज डूइंग एडवेंचर एक्टिविटीज। ठीक है ना। अब इसमें कई लोग गलत पढ़ लेते हैं इसको, यानी अभी हमने देखा है कि एक कॉन्शियस एफर्ट लगाया गया है, यानी एक पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जानबूझ करके, कि जो फादर हैं बच्चों के, उनको दिखाया गया है स्टोरीज में कि वो घर का काम में मदद करा रहे हैं, घर के कार्यों में लगे रहते हैं, और माता जो है वो साहसी गतिविधियों को करती हैं। एडवेंचर स्पोर्ट हो सकते हैं, हिमालय चढ़ रही हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है ना, बाइक राइड कर रही हैं, वॉटेवर। तो इस तरह का स्टोरीज में हम रिप्रेजेंट करने लग गए। उसका रीजन पूछा है। इसका रीजन क्या है? इससे क्या होगा? इट एम्स टू स्ट्रेंथन जेंडर बायस। इससे पक्षपात बढ़ेगा। अब कई लोगों को लग सकता है भाई उल्टा क्यों कर दिया, ये तो पक्षपात हो गया। नहीं, जिस चीज को हमने दबा के रखा है, जिस भी एक पक्ष को, जिस भी जेंडर के साथ कोई चीज टाइपिफाइड हो गई है, स्टीरियोटाइप बना दिया है, उसका हमें ऑपोजिट एग्जांपल प्रेजेंट करना पड़ेगा सोसाइटी में, तब जाके परिवर्तन आएगा। अगर कोई कहे महिलाएं कमजोर होती हैं, तो आप कर्नम मल्लेश्वरी का एग्जांपल देंगे, है ना, मैरी कॉम का एग्जांपल देंगे। आप कहेंगे गणित में अच्छी नहीं होती, तो आप किसका एग्जांपल देंगे? शकुंतला देवी का एग्जांपल देंगे। आपके पास अगर एस्ट्रोनॉट की बात हो या फिर स्पेस में जाने की बात हो, तो आप कल्पना चावला का एग्जांपल देंगे। प्राइम मिनिस्टर की बात हो, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, तो 70 एग्जांपल आपके पास होंगे। मतलब काउंटर एग्जांपल्स को प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समाज में जो बन गई है धारणा, उसको परिवर्तन करने के लिए आपको ऑपोजिट रोल में दिखाना पड़ेगा। नहीं तो एक ही रोल में अगर हम महिलाओं को घर में झाड़ू लगाते हुए ही दिखाएंगे, बुक्स में भी ऐसा हुआ करता था कि स्टीरियोटाइप्स होते थे, अभी तो एनसीईआरटी वगैरह जो है काफी चेंजेस ला रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि इससे हम क्या कर पाएंगे? इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, है ना। यह जेंडर रूढ़िबद्धता को समाप्त करेगा कि पिताजी भी चाय बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छी चाय बना पाएंगे। तो ये एलिमिनेट करने में मदद करेगा हमें जेंडर स्टीरियोटाइप में। स्टीरियोटाइप क्या होता है? जो भी चीजें चली आ रही हैं समाज में पहले से, ठीक है। इट एम्स टू एनकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी, कि कांस्टेंट है जेंडर, ऐसा यहां पे कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, अगर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग लिखा हुआ है तो जेंडर बायस भी लिखा हुआ है, तो सबसे बेटर फिर स्टीरियोटाइपिंग के साथ ज्यादातर ये एक शॉर्टकट है कि आपको पता है स्टीरियोटाइपिंग में फिर बायसनेस भी आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन भी आता है। पक्षपात तो हो गए, तभी तो किसी एक तरफ आप झुके हुए हैं, लेकिन ये इंक्रीज नहीं कर रहा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। इससे हम भेदभाव नहीं बढ़ा रहे। इसका उद्देश्य यह है कि जो चला आ रहा है समाज में, उसको थोड़ा सा परिवर्तित किया जा सके। अगर यही बात उल्टी लिखी होती कि महिलाओं को दिखाया जा रहा है किसमें? घर के कामकाज वाले रोल में, और पिताजी को एडवेंचरस रोल में, कि वो तो पायलट हैं, वो तो कुछ और करते हैं और माताजी घर पे रहती हैं, तो ये स्टीरियोटाइप हो जाएगा, है ना।
तो ये स्टीरियोटाइप हो जाएगा। यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं बन गया। क्यों? क्योंकि हमें काउंटर एग्जांपल्स रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप की जगह डिस्क्रिमिनेशन हो गया, नहीं, ये अपलिफ्टमेंट के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की के अनुसार व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड। यानी वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? यानी जो उसको आज का परफॉर्मेंस है, मान लीजिए आज आप 20 नंबर लेकर के आ रहे हैं, अब थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए, प्रीवियस ईयर कराए जाए, मैं मैराथन्स कराऊं, नोट्स आपके साथ शेयर किए, तो ये क्या हुआ, इस हेल्प से क्या होगा, कल को आप 30 तक भी पहुंचेंगे, 28 तक भी पहुंचेंगे। कई लोगों ने ये देखा भी होगा, जो लोग इस बार के सेशन शुरुआत से ले रहे हैं, कि उनका स्कोर एकदम बढ़िया तरीके से इंक्रीज हुआ है, अच्छी मात्रा में, है ना। तो हम ये कहेंगे कि सही सपोर्ट अगर एडल्ट से या टीचर्स से या मोर नॉलेजेबल अदर से मिल जाए तो उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये हमें पता है वाइगोस्की की भाषा में। ये सपोर्ट दिया कहां जाता है? टेम्परेरी हेल्प। पेपर तो आप ही को देके आना है, मैं तो टेम्परेरी हेल्प दे रही हूं यहाँ पे, ठीक। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में दिया जाता है। ये जो ZPD है, जिस दायरे में ये हेल्प दी जा रही है, स्कैफोल्डिंग दी जा रही है, वो ZPD कहलाता है। मतलब आपके अंदर संभावना है कि आप सीटेट क्लियर कर लेंगे, उस संभावना पे थोड़ा सा काम किया जा रहा है, आपको मदद दी जा रही है, ठीक है ना। तो डिस्कवरी लर्निंग जैसे यहाँ कुछ नहीं, डिस्कवरी लर्निंग की बात कौन करता है? डिस्कवरी लर्निंग की बात आपके ब्रूनर करते हैं। और जितने भी लोग डिस्कवरी लर्निंग मतलब पॉजिटिव बात है, बच्चे को एक्टिव रखेंगे, तो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डुई भी इस बात को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंटर सब्जेक्टिविटी का आपकी सिलेबस से ही कोई लेना देना नहीं है। इंटर सब्जेक्टिविटी एक साइकोलॉजिकल टर्म आप कह सकते हैं कि दो लोग जब एक रियलिटी को शेयर करते हैं, आप जब अपने बहन भाई से बात करते हैं, अरे बचपन में पता है हम क्या करते थे, वहां जाते थे, खेलते थे, या फिर दो लोग अगर लवर्स हैं तो वो कह रहे हैं भाई हमने ना साथ में, हम बड़े हुए हैं साथ में, हम वहां जाते थे, कॉलेज में साथ पढ़ते थे, ये था वो, उन्होंने एक रियलिटी शेयर की है दो लोगों ने, है ना। एटलीस्ट उनको लग तो रहा है कि हम सेम रियलिटी में जिए हैं, तो वो इंटर सब्जेक्टिविटी कहलाती है, आपके काम का नहीं है। इसका फोल्डिंग इज द राइट वर्ड, जो कि पाड़ यानी ढांचा यानी टेम्परेरी हेल्प, जिसकी बात वाइगोस्की करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कब आता है? अब हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव आएगा, सिर्फ हाइपोथेटिको नहीं, सिर्फ इंडक्टिव लिखा हो, या लॉजिक सबसे पहले कब आएगा, या रीजनिंग सबसे पहले कब आएगी प्रॉपर्ली, तो हम कहेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। लेकिन जैसे ही डिडक्टिव लिखा हो, तो डिडक्टिव लॉजिक के लिए आपको लास्ट स्टेज में जाना पड़ेगा, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल कहते हैं, यानी औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष के बीच में, या फिर 11 ईयर्स एंड अबव, जो कि हाईएस्ट स्टेज है। ये जन्म से 2 वर्ष है पहली स्टेज। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। एक और क्वेश्चन कोहलबर्ग से है या किससे है, ये आपको देख करके ही बता पाएंगे आप। पहला नहीं है, 6th नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश it is important to understand the social processes and influence of the cultural context on children's thinking। यानी बच्चों की सोच पे, उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का प्रभाव पड़ता है, इस बात को मान लेना चाहिए। ये किसने कहा? सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा। इनकी थियरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच। हमारी जो समझ विकसित होती है वो समाज में या सोसाइटी में और अपने कल्चर से क्या करके, इंटरेक्ट करके विकसित होती है। तो लेव वाइगोस्की आंसर क्या है? लेव वाइगोस्की। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ जवाब। आगे बढ़ेंगे, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने अपना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दिया है ना। ये इमिटेशन की बात करते हैं, वाइकेरियस लर्निंग की बात करते हैं, सोशल कॉग्निटिव थियरी, सोशल लर्निंग थियरी, ये आपको पता है। ये मॉरल डेवलपमेंट दिया है इन्होंने। जीन पियाजे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, बट वो कल्चर की बात एज सच नहीं कर रहे हैं, वो 4 स्टेजेस दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से। यहाँ 6th ग्रेड की जगह 5th भी लिखा रहता, तब भी आंसर सेम ही होता। नहीं, मतलब सेम नहीं होता, एज चेंज हो जाती, बट पूछा क्या है ये देखते हैं। ड्रॉइंग इम्प्लीकेशंस फ्रॉम पियाजे's थियरी, पियाजे की थियरी से अगर हम इम्प्लीकेशन ड्रॉ करें, उसको रियल लाइफ में लागू करें, तो थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 इन हिज क्लासरूम शुड। कक्षा 6 से 8 वर्ष के बच्चे की उम्र कितनी होती है बताइए फटाफट से? 11 से 14 वर्ष। 11 से 14 वर्ष के बीच में आपका बच्चा होगा, और 6 से 11 वर्ष के बीच में होगा कक्षा 1 से 5 का बच्चा, ठीक है ना। तो हम बात करें ग्रेड 6 to 8 की, तो बच्चा क्या है, 11 से 14 वर्ष का है, तो कौन सा काम उसको देना सही होगा? पहला ऑप्शन डिस्करेज करेंगे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। क्यों भाई, लॉजिक तो आ गया था 7 से 11 में ही, और आप 11 से 14 में भी नहीं दे रहे उसको लॉजिक की चीजें, गलत हो गया। डिस्करेज कर रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करेंगे जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, जिसमें बच्चे की रीजनिंग लगे
और रीजनिंग में भी वो डिडक्टिव, इंडक्टिव, हाइपोथेटिकल सब तरह की रीजनिंग लगा सकता है। बात तो सही लग रही है सुनने में, फिर भी देखेंगे सी ऑप्शन को। यूज ओनली कॉन्क्रीट मटीरियल्स टू टीच अ कॉन्सेप्ट, सिर्फ मूर्त संप्रत्तियों का इस्तेमाल करेंगे जिनको टच और फील किया जा सकता है। क्यों भाई, अब तो इंडक्टिव भी आ गया, डिडक्टिव थॉट भी आ गया बच्चे में, है ना। जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच पाएगा। कॉन्क्रीट तो वो होता है जो जस्ट सामने हो। अब तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ गई ना, अमूर्त चिंतन भी। तो ये कहना तो गलत हो जाएगा कि सिर्फ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स देंगे। रिलाय सोनली ऑन प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस, सिलेबस पे ही सिर्फ निर्भर रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं करना है। सीटेट का पेपर नहीं है ये। तो ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी है जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, जिसमें बच्चे की रीजनिंग लगे, चाहे वो इंडक्टिव रीजनिंग हो, डिडक्टिव रीजनिंग हो, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो, कॉन्क्रीट थिंकिंग हो, सब लग जाए, क्योंकि हाईएस्ट लेवल है। 11 से 14 वर्ष की बात हो रही है, ठीक। तो ये इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको पता होना चाहिए किस एज का बच्चा कौन सी क्लास में होता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं होंगी। आपको पता है 8 प्रकार की बुद्धि की उन्होंने बात की है मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी में, एज पर एनसीईआरटी। दी तो उससे भी ज्यादा है अभी आज के समय में, लेकिन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही 8 के साथ जाना है। पुरानी एनसीईआरटी में आपको 7 टाइप्स मिलेंगे, तो उसको मत मानिएगा, क्योंकि अब अपडेट हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो 7 टाइप्स तो उन्होंने 1983 में फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की एक पुस्तक में दिए थे। उसके बाद 8 हुए, आज ज्यादा हैं, बट आपकी एनसीईआरटी 8 को फॉलो करती है। तो जो 8 प्रकार की बुद्धि है, भाई गार्डनर कहते हैं मल्टीपल तरीके से सीख सकता है बच्चा, कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, सिर्फ कोई आईक्यू का स्कोर नहीं है इंटेलिजेंस, ऐसा गार्डनर मानते हैं। तो लॉजिको मैथमेटिक्स, पढ़ के समझ आ रहा है, जिसमें लॉजिक का इस्तेमाल हो, जिसमें गणित का इस्तेमाल हो, यानी साइंस और मैथ्स में अच्छे होंगे ऐसे लोग, जितने भी साइंटिस्ट होंगे या फिर इकोनॉमिस्ट होंगे, मैथमेटिशियंस होंगे, वो सब इसी में आएंगे। तो हम देखते हैं सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, साउंड्स, रिदम्स एंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। तो ये तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो गई कि व्यक्ति को भाषिक बुद्धि होगी, भाषा का अच्छा ज्ञान होगा, कौन सी साउंड कैसे बोली जाती है, क्या रिदम में बोलना चाहिए, क्या अर्थ होना चाहिए किस बात का। तो ये लिंग्विस्टिक यानी भाषिक बुद्धि हो गई। हमसे पूछा है लॉजिको मैथमेटिको। एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशल वर्ल्ड एक्यूरेटली, इसको स्पेशल इंटेलिजेंस यानी स्थानिक बुद्धि कहेंगे, कि भाई आप कोई स्पेस देखते हैं और आपके दिमाग में मैप बन जाता है उस चीज का, दिशाओं का अच्छा ज्ञान है ना, ये पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो ये भी गड़बड़ हो गई। एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड एप्रिशिएट पिच, रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस। तो म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस तो भैया ए आर रहमान को याद कीजिए, ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गई। ऑप्शन ही डी बचा है हमारे पास, फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, यानी पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की, यानी लॉजिक को, साइंटिफिक थिंकिंग को झेलने की क्षमता है इनमें, मतलब लॉजिको मैथमेटिको इंटेलिजेंस है। भाई पैटर्न्स वगैरह भी तो यूज होते हैं ना गणित में, ऐसा थोड़ी नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन या 4th ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतें सीखते हैं, कौशल सीखते हैं, मूल्य सीखते हैं, अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का एक जिम्मेदार व क्रियाशील सदस्य बनाती है। कि भाई कैसे किसके सामने पेश आते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बात करते हैं और कैसे हमें समाज में रिस्पॉन्सिबली रहना होता है। समाज की बात हो रही है, समाज में रहने के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून, अभिप्रेरणा, एक दूसरे से हम मोटिवेट भी होते हैं। तो ये सब क्या है, सोशलाइजेशन की ही प्रक्रिया का हिस्सा है, सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। इंक्लूजन तो सबको एक साथ पढ़ाना हो गया, मेन स्ट्रीम हो गया, कुछ बच्चों को आपने इंक्लूड कर दिया है ना नॉर्मल क्लासरूम में। डिफरेंशिएशन जैसा यहाँ पे कुछ है नहीं कि आपने बच्चे के साथ डिफरेंशिएट किया। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट, यानी मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की भूमिका के बारे में बात करी है कि जो मानव विकास है, जो ह्यूमंस का डेवलपमेंट होता है वो क्या है, उसमें आनुवांशिकता यानी कि उनकी जीन्स, उनके बायोलॉजी और एनवायरमेंट यानी वातावरण जो उनको उनके पेरेंट्स से मिला है, उनकी आंखों का रंग, इवन आवाज भी बहुत हद तक, उनका इंटेलिजेंस का स्तर, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका टेम्परामेंट, ये सब चीजें हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती हैं। और एनवायरमेंट में क्या होगा, एजुकेशन होगी, ट्रेनिंग होगा, न्यूट्रिशन होगा, ये सारी चीजें। ठीक है ना, क्लियर है बात? अंशु रिफ्रेश करके चला लिया करो, चल जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के बारे में कौन सी बात सही है, हमें पता है वुडवर्थ ने कहा है दोनों महत्वपूर्ण है बराबरी के, यानी हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट हम कुछ भी नहीं है सिवाय प्रोडक्ट के, गुणनफल के, किसके, अपने आनुवांशिकता और अपने वातावरण के। इसके अलावा तीसरी चीज कुछ नहीं है पूरे डेवलपमेंट में। द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी, यानी सिर्फ हेरिडिटी के कारण हमारे जीन्स डिफरेंट है इसलिए अलग होते हैं हम,
भाई जो ट्विन्स हैं उनकी तो जेनेटिक मेकअप भी बहुत हद तक सिमिलर होता है। तो ऐसा नहीं सिर्फ हेरिडिटी हमें अलग बनाती है, एनवायरमेंट भी अलग बनाता है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। सिर्फ एनवायरमेंट शेप कर देगा, हेरिडिटी का कोई रोल नहीं है, इंटेलिजेंस के लेवल का कोई रोल नहीं है, ऐसा भी कहना गलत होगा। नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, दोनों में से कुछ भी नहीं है। फिर कहां से क्या चमत्कार हुआ है? कोई नहीं। डी ऑप्शन ही बचा हमारे पास, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। भाई आनुवांशिकता एवं पर्यावरण जो है दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। किसी पक्ष में हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसी पक्ष में एनवायरमेंट, दोनों का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट जो है आपका, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, या फिर हम कहें फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम भी लिख देता, आंसर सही यही रहता जो अभी होगा। तो प्रगतिशील कक्षा जिसमें बच्चे को एक्टिव रखा जाएगा, जिसमें बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग की हम बात करेंगे, रियल लाइफ से सिखाएंगे, एक्टिविटी कराएंगे, ग्रुप्स में सिखाएंगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी। जॉन डुई को याद कीजिए, लैब स्कूल्स को याद कीजिए। जब हम सोशल प्रॉब्लम्स या प्रेजेंट लाइफ के लिए सिखा रहे हैं, प्रैग्मेटिज्म से जुड़ा हुआ है, यानी प्रैक्टिकल लर्निंग से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव क्लासरूम की, तो हमें देखना है बच्चा बस एक्टिव होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम होगा, है ना। सिंपल, बच्चा भी बना देते हैं एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा। आपके पास होंगे कुछ ऐसे बच्चे, आप तो ऐसे नहीं बच्चे होंगे अभी। देखिएगा, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, यानी विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है, यानी बच्चा एक्टिव है। बात तो सही लग रही है, सुंदर लग रही है पढ़ने में। फिर भी देखते हैं बाकी के ऑप्शंस। नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली बाय द लर्नर, बच्चा निष्क्रिय नहीं हो सकता, उसके दिमाग में आपको रोबोट की तरह भरनी थोड़ी इंफॉर्मेशन, फीड थोड़ी करनी है। थर्ड ऑप्शन है नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर। रिप्रोड्यूस मतलब रट्टा लगाया और पेपर पे उगल दिया, ये बात तो गलत है। ये भी नेटवर्क की वजह से, ये कि पोल पहले आ रहा है या आगे पीछे जो चल रहा है। देखिएगा, फोर्थ ऑप्शन है नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर। रिकॉल करना, रिप्रोड्यूस करना, पैसिव होना, ये सब नेगेटिव बातें। तो विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की रचना, ये आपके प्याजे वाइगोस्की भी मानेंगे, जॉन डुई भी मानेंगे, लर्नर सेंटर, चाइल्ड सेंटर, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, सब एक ही बात कहेंगे कि बच्चे को एक्टिव रखो। इसीलिए बहुत बड़ा मूल मंत्र है सीटेट में कि आप बच्चे को एक्टिव रखें। ये बात मैं पिछले कई सालों से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये सिंपल फंडा है, बच्चा जहां एक्टिव है, सबसे ज्यादा एक्टिव है, वही काम का है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंक्लूड्स, यानी जब हम सीसीई की बात करते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं, जो कि सीबीएसई के द्वारा एक इवेल्युएशन का सिस्टम लाया गया है ना 2009 के आसपास। और उन्होंने कहा कि भाई बच्चे को सिर्फ पेपर पेंसिल पे टेस्ट मत करो, वो कम्युनिकेशन में कैसा है, वो ड्राइंग में कैसा है, मतलब उसके स्कोलेस्टिक पक्ष, स्कोलेस्टिक होता है जो पढ़ना लिखना, कॉपी पेंसिल सब्जेक्ट्स वगैरह, और को स्कोलेस्टिक यानी शैक्षिक प्लस सह शैक्षिक पक्ष, दोनों को जांचो, तो समग्र रूप में उसका आकलन करो। तो इसके बारे में कौन सी बात सही है? सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट लेंगे, यानी रचनात्मक आकलन होता है जिसमें हम एक्टिविटीज के थ्रू जानते हैं बच्चे को, तो सिर्फ ये क्यों कराएंगे? पेन पेपर टेस्ट भी रखेंगे। ओनली समेटिव, जिसमें हम जजमेंट की बात करते हैं, जो आपके हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम्स होते हैं, फॉर्मेटिव में एफए वगैरह आ गए, तो ये जजमेंट भी गलत होगा। सिर्फ हम फीडबैक के लिए करेंगे तब भी, नीदर फॉर्मेटिव और नॉर समेटिव नहीं, बोथ। इसमें एफए और एसए दोनों आते हैं। 40% वेटेज हुआ करती थी एफए की और 60% हुआ करती थी एसए की। हालांकि अभी इन्होंने जो है थोड़े चेंजेस किए, बट अभी तक आपके एग्जाम्स में यही चल रहा है, ताकि हम बच्चे को हर पक्ष में जांच पाएं। तो विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए उसका आकलन करेंगे, उसको देखेंगे वो ओरली कितने अच्छे से जवाब दे पाता है, पेन पेपर पे कैसे दे पाता है, स्पोर्ट्स में अच्छा है या किस चीज में अच्छा है। तो सारे ही रूपों में उसको ऑलराउंड रूप में हम उसका आकलन करते हैं, ताकि डेवलपमेंट भी ऑलराउंड हो सके। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है भाई ये? A student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher's initial step can be. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट अच्छा है। पूछा क्या? आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है। क्या बताया गया है? यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग, यानी उसके जाति, उसके संप्रदाय, उसके समूह के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। भाई जिस जाति, जिस समाज, जिस समूह से तुम आते हो, वहां के लोग अच्छा नहीं कर पाते पढ़ने में, तो तुम भी नहीं कर पाओगे। अब ये बात जब बार बार कही गई है तो क्या है ये? ठीक करें इसको, गलत करें, क्या करें? इग्नोर कर दें? इग्नोर करने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बच्चे के मन में ये चीज बैठ जाएगी, स्टीरियोटाइप बन जाएगा। स्टीरियोटाइप सिर्फ जेंडर में नहीं होता, किसी भी चीज को, इस जाति के लोग ऐसे होते हैं, इस भाषा को बोलने वाले लोग ऐसे होते हैं, इस स्टेट के लोग ऐसे होते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये आपका लेबल करना हुआ, तो ये स्टीरियोटाइप को प्रमोट करेगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा?
स्टीरियोटाइप को प्रमोट करेगा, ये नहीं करना हमें यहाँ। ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स, नहीं, कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन चाहिए। सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लीव एकेडमिक्स, कह दो पढ़ना ही छोड़ दे बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जांपल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, आप अलग अलग क्षेत्र के लोगों से, अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स लाएंगे। उसकी जाति से भी लोग होंगे, उसके समूह से भी लोग होंगे जिन्होंने अच्छा किया होगा। मतलब हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी एग्जाम्पल लाएंगे जो इतनी सामाजिक आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा किया। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, मतलब मिक्स्ड एग्जाम्पल्स हम लेकर के आएंगे बच्चे के सामने, ताकि उसके दिमाग में ये ना बैठे कि किसी एक पर्टिकुलर वो राजा का बेटा ही राजा बनेगा वाली बात उसके दिमाग में ना रहे। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार। ये क्या कहता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, डांस करना चाहिए? नहीं नहीं, बच्चों का ध्यान रखना है, सबको इंक्लूड करना है। बताइएगा फटाफट से और जवाब दीजिए। मैं इतने देखती हूँ बफरिंग है तो कितनी है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि हमें तो आदत हो गई है बफरिंग की। खैर कल देखेंगे इसको, मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व करा देंगे। हाँ यार, ब्लैंक तो हो रही है स्क्रीन, आप लोगों को भी समस्या हो रही है, कोई नहीं है, मान लो ये आपका टेस्ट चल रहा है, अगर आप एग्जाम देने जाएं, भगवान ना करे ऐसा हो, बट आसपास कहीं डीजे बज रहा हो, कोई आपकी जो डेस्क है वो हिलने वाली मिल जाए, है ना, तो मतलब ऐसा मैं कुछ ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट होने कुछ भी हो सकता है। तो आपको आदत हो जाएगी, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी के साथ भी आप पेपर दे सकते हैं। अब इसको ऐसे ही पॉजिटिवली लिया जा सकता है, क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए खैर, बफरिंग तो है, मैं एक बार इसका कल तक सॉल्यूशन कुछ ना कुछ अब ढूंढ के निकाल लेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ किस चीज की, फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, कई लोग कह रहे होंगे हम नहीं देख रहे इनकी क्लास, बताओ क्या कह दिया यार, मतलब हमको है, हमारी डेस्क क्यों हिले, शादियां क्यों हो सेंटर के बराबर में, है ना, देखो होने को कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ इंक्लूसिव क्लासरूम में, बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ, ये बात एकदम सही है कि हर बच्चे का ये विश्वास रखना चाहिए शिक्षक को, जब वो इंक्लूसिव क्लासरूम में हो जहां हर तरह के बच्चे होंगे, एक बच्चा जिसको सुनने में दिक्कत है, एक बच्चा जो गिफ्टेड है, दूसरा बच्चा जो एवरेज है, हर तरह का बच्चा होगा। तो टीचर को क्या चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताएं होती हैं, अपनी शक्तियां होती हैं और अपनी क्षमता के अनुसार वो सीख सकता है, यानी हर एक बच्चा उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग सीख सकता है, उसको वैसा माहौल देना है। एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सभी के लिए शिक्षा की बात कौन करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। उसमें पिटी ले आएंगे, है ना, सिंपैथी ले आएंगे डिसेबल्ड लर्नर्स के लिए, नहीं, है ना, आप बेचारापन नहीं लेकर के आएंगे, बच्चे को भी उससे खराब महसूस होगा, लेबल कर देंगे उसको कि तुम तो हैंडीकैप हो, तुम तो रिटायर्ड हो, ये सबसे खराब चीजें हैं। पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, जो लोग टैलेंटेड हैं, गिफ्टेड हैं, बस उन पे ध्यान देंगे। तो फिर आपने बाकी बच्चों का तो क्या कर दिया, सत्यानाश, यही बोलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम, एक बच्चा है जो ये 1, 2, 3 और 4 ये 4 तरह के साइंस दिखाता है, कक्षा में प्रदर्शित करता है, ये लक्षण है उसके अंदर, आपको पहचानना है ये किस चीज के लक्षण है, ठीक है ना। एंग्जाइटी अराउंड रीडिंग, यानी पढ़ने में के प्रति उसको चिंता होती है, आपने पढ़ने के लिए खड़ा किया उसको और चिंता होने लगती है उसको। याद कीजिए मूवी तारे जमीन पर, जिसमें वो ईशान अवस्थी को खड़ा करते हैं पढ़ने के लिए, तो वो कुछ भी पढ़ने लगता है या बहुत एंग्शियस रहता है, पढ़ नहीं पाता है, मतलब दिक्कत है पढ़ने में। डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स, जैसे मैं और आप ये पढ़ के रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं शब्दों को, उस बच्चे को पढ़ के पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। पुअर वोकैबुलरी स्किल्स, शब्द ज्यादा उसके पास शब्द नहीं है अपनी बात को कहने या पढ़ने के लिए, तो ये भी बात भाषा के अराउंड है। डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रेड, वो याद नहीं रख पाता कि क्या पढ़ा था या पढ़ के समझ भी नहीं पाता, मतलब पढ़ने से रिलेटेड समस्या है। और पढ़ने से रिलेटेड समस्या या डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको एक, है ना। तो बच्चा क्या है, अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिकली कहें तो डिसलेक्सिया है बच्चे को, पठन संबंधी विकार। ऐसे बच्चों को बी को डी देख पाते हैं, 100 को वॉस पढ़ते हैं, रिवर्स हो जाती हैं चीजें, पढ़ने में दिक्कत होती है, पैटर्न नहीं पहचान पाते हैं, है ना। ऑटिस्टिक है ये, नहीं, ऑटिस्टिक बच्चा तो बार बार सेम व्यवहार को रिपीट करेगा, या फिर ज्यादा सोशल गैदरिंग में नहीं जाएगा, उसको एक तरह के ही एनवायरनमेंट पसंद है, ज्यादा चेंज होगा तो दिक्कत होगी। क्रिएटिव है, कुछ डिफरेंट कुछ अलग कर रहा हो, ऐसा तो नहीं कहा। स्टूडेंट विद मेंटल इंपेयरमेंट, ऐसा नहीं है कि आईक्यू कम होता है लर्निंग डिसेबिलिटी में, एवरेज आईक्यू के बच्चे को भी डिसलेक्सिया हो सकता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये क्या है, A teacher can address needs of specially abled learners in an inclusive classroom by, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, यानी वो बच्चे जिनकी विशेष आवश्यकताएं हैं, पर्सन्स विद
डिसेबिलिटी भी हो सकते हैं, स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं बेसिकली, जो डिफरेंट तरीके से सीखते हैं। किसी को देखने में दिक्कत है, किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को चलने में दिक्कत है, किसी को ऑटिज्म है, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है, व्हाटएवर, तो स्पेशली एबल्ड बच्चे कहेंगे हम इनको। एम्फेसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर असेसमेंट, ये सबसे खराब तरीका है कि बस प्रैक्टिस एंड ड्रिल करा दो, बच्चे को दिक्कत हो सकती है देखने में ही, कहां से आप उसको प्रैक्टिस एंड ड्रिल, पॉजिटिव नहीं होता कि बस 2 एकम 2 2 दूनी 4 रटवाए जाओ, या पेपर पेंसिल टेस्ट लो, डिफरेंट तरीके से भी आप उसको जांच सकते हो। फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट, देखिए यूनिफॉर्म पहनने में अच्छी लगती है स्कूल में कि सब एक जैसी यूनिफॉर्म पहन के आए हो, पढ़ने और पढ़ाने के तरीके में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन काम आएगी। स्टैंडर्ड या यूनिफॉर्म वेज खराब होते हैं, सबको एक डंडे से हाँकने वाली बात हो जाएगी। फिर आता है सी ऑप्शन, गिविंग अ लॉट ऑफ रिटन होमवर्क एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपिंग ऑफ आंसर्स फ्रॉम अदर ब्राइट स्टूडेंट्स, कह दो बेटा जो ब्राइट बच्चे हैं उनसे कर लो तुम कॉपी, तो ये एकदम खराब तरीका हो गया। डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यानी आप क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग बनाएंगे, या आप एक आईईपी का फॉलो करेंगे, आईईपी का प्लान बनाएंगे। आईईपी क्या होता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, यानी बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए आपने, स्पेशल एजुकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक प्लान बनाया है ना, जिससे आप बच्चे को इंक्लूड कर पाए, बजाय कि उसके साथ कोई भी समस्या है, उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए आपने एक प्लान बनाया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है समझिए। क्रिएटिव बच्चे के बारे में कुछ बात चल रही है, जवाब दीजिएगा। ऐड कहां से आगे लाइव के बीच में, यार बहुत दिनों से मैंने ऐड हटा दिए थे बीच में, मुझे लगा कहीं यूट्यूब का मन खराब हो रहा हो कि यार हमको तो पैसे देते नहीं हो, ऐड हटा दिए बीच से, इसलिए बफरिंग हो रही हो, ये मेरा सुपर स्टेशन था, है ना, तो मैंने आज वो ऐड कर दिया था, अदरवाइज मैंने बिल्कुल हटा दिया था कि बीच में जो है ऐड नहीं आना चाहिए लाइव के, एटलीस्ट जो लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं उनको ऐड से प्रॉब्लम ना हो, है ना। देखिए बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, सी ऑप्शन, अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम, ऐसा आप कह रहे हैं कि सी ऑप्शन सही है। समझते हैं कि मतलब हम सृजनात्मक या रचनात्मक बच्चे जो कुछ नया कुछ डिफरेंट करें उनको कैसे एनकरेज करें क्लासरूम में। एम्फेसाइज कन्वर्जेंट थिंकिंग, नहीं डीसी साथ चलता है, सीसी साथ नहीं चलता, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ चलते हैं, ठीक। डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं, हतोत्साहित नहीं, एनकरेज करना होता है रचनात्मक बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं में सोचने के लिए, जिसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड एप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज, बिल्कुल सही बात है। क्रिएटिविटी का मतलब ही है कि कुछ मौलिक, कुछ नया विचार लेकर के आना, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग अलग आइडियाज बच्चे को दिमाग में आ रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करें, ठीक। डिस्करेजिंग द स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग रिस्क, रिस्क ही ना लेने दें, फिर कुछ नया हो ही नहीं पाएगा, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम, यानी अर्थपूर्ण अधिगम या सार्थक अधिगम का पक्ष कौन सा एक आपका, क्या हो गया इतना स्लो कैसे पुल, तो अगर हम बात करें किस चीज की कि सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है, यानी मीनिंगफुल लर्निंग की अगर हम बात करें, मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है, जब आप रियल लाइफ से जोड़ देंगे लर्निंग को, जो उसके जीवन में कोई मीनिंग रखे वो लर्निंग, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा करके कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे के जीवन से जोड़ दिया आपने। रिवॉर्ड और पनिशमेंट से कुछ हुआ नहीं है किसी का भला आज तक। फॉलोइंग ओनली द लेक्चर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेक्चर मेथड थोड़ा बोरिंग होता है तो हम एक्टिविटी कराएंगे बच्चे को। शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग, ये बात एकदम सही है कि अधिगम जो है वो सार्थक या मीनिंगफुल या अर्थपूर्ण तब बनेगा जब हम जेन्युइनली इंटरेस्ट लें कंटेंट मैटर में, नए नए तरीके से एग्जांपल्स दें, बच्चे के ओवरऑल थिंकिंग एंड लर्निंग पे हम फोकस करें कि वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इज, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेहतर तरीका कौन सा है। पहला ऑप्शन है नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवैल्यूएटिंग द सॉल्यूशन, यानी बच्चे ने जो भी सॉल्यूशन लेकर के आया, कोई प्रॉब्लम आपने उसको दी और जो भी सॉल्यूशन वो लेके आया आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो इससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ जाएगी भाई बच्चे में, नहीं बढ़ेगी। बी ऑप्शन है फंक्शनल फिक्सनेस फोकसिंग ऑन ओनली द कन्वेंशनल ऑब्जेक्ट फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी क्रियात्मक अनमन्यता, या फिर जिसको फंक्शनल फिक्सनेस कहते हैं कि एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, कि पेन है तो इसको सिर्फ पेन की तरह ही यूज किया जा सकता है, कई लोग तो इसको क्लिप की तरह यूज कर लेंगे बालों में लगाने के लिए, तो वो तो कन्वेंशनल वे को ही देखें तो क्रिएटिव हो नहीं पाएंगे, तो ये भी कोई तरीका नहीं है, फिर तो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो आपको कन्वेंशनल नहीं, लीक से हटके सोचना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लेटरल थिंकिंग कहते हैं, लीक से हटके सोचने को। रिस्पॉन्स सेट भी यही होता है, गेटिंग स्टक वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आप प्रॉब्लम को अलग अलग पक्षों से देख ही नहीं पाते।
मीन्स एंड एनालिसिस, ये बात एकदम सही है, पहले भी आ चुका है। डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। मीन्स टू एंड, मीन्स का मतलब है साधन, तरीका, एंड क्या है, रिजल्ट। तो मीन्स टू एंड का मतलब है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में यानी छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो, मान लीजिए आपको सीटेट का एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको पता है यार हमें 120 टारगेट लेकर के चल रहे हैं अगर, तो इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, सीडीपी को यहां से करेंगे, मैथ्स को ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया आपने प्रॉब्लम। एक दिन में तो नहीं हो जाएगा। किसी को यूपीएससी क्लियर करना है तो वो क्या 1 महीने की तैयारी में हो जाएगा? नहीं, वो प्लान बनाएगा तोड़ तोड़ के। तो ये मीन्स टू एंड एनालिसिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग, यानी शिक्षण अधिगम के लिए या सीखने सिखाने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है। पहला ऑप्शन है एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस, यानी बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके अंदर से जो आ रहा हो इंट्यूशन उनके अंदर का, उस पे फोकस करके उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने देना। पॉजिटिव बात है, बच्चे एक्टिव होंगे ये करते हुए, सब अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, ये तो पॉजिटिव बात है। लेकिन हमको क्या चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है ना। एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, बच्चा एक्सपेरिमेंट करे, यहां पे भी एक्टिव है बच्चा, ये भी सही है। डायलॉग एंड डिस्कशन, बच्चा यहां भी एक्टिव है। फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, यहां पर एक्टिव नहीं है बच्चा, या हम कहेंगे ये पढ़ने पढ़ाने का सही तरीका नहीं है कि जो भी ज्ञान दिया गया है उसको दोहराने पे केंद्रित रहेंगे। रिप्रोडक्शन रट्टा लगा लो, जैसे चतुर रामलिंगम ने लगाया था 3 इडियट्स में, है ना, कुछ का कुछ, फिर आप पेपर में उगल के आ जाएंगे, आपको समझ आया हो नहीं आया हो, बट आपने रट्टा लगाया हुआ था, है ना। तो यही नेगेटिव है, यही गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। आगे बढ़ेंगे, नॉट लिखा हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21वां सवाल क्या कहता है भाई, ये कहता है हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम, यानी कुछ बच्चे होते हैं जिनका ध्यान नहीं होता क्लास में, ऐसा हो सकता है। तो ध्यान ना देने वाले, पढ़ाई में मान लो किसी का ध्यान नहीं लग रहा, तो क्या तरीका होगा टीचर के पास। पहला ऑप्शन है आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, कहो क्लास से बाहर जाओ। ऐसा हमारे टीचर शायद कुछ हद तक करते रहे होंगे, लेकिन ये बहुत बढ़िया तरीका नहीं है। क्लास से बाहर जाके मजे करते हैं बच्चे, फिर मतलब मैं तो ये वैसे मजाक के तौर पे कह रही हूँ, बट हाँ, क्लास से बाहर जाने का सॉल्यूशन ये नहीं है कि क्लास से बाहर जाने का मतलब हम ह्यूमिलिएटेड फील करा रहे हैं बच्चे को, हम उसको बेइज्जत कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये सही तरीका नहीं है। दूसरा आपको पता ही है ना, हाँ, कई बार होता था क्लास में, एक मान लीजिए ग्रुप है 4 लोगों का, 4 फ्रेंड्स हैं, एक व्यक्ति जो है बुक नहीं लेके आया है, बाकी के 3 भी कह देंगे हम भी नहीं लाए मैम, हमें भी बाहर ही भेज दो, यहाँ क्या करेंगे जब हमारा दोस्त बाहर है। तो मतलब उससे सॉल्यूशन नहीं निकल पाता क्लास के बाहर भेजने के बाद, ठीक है ना, क्लियर है। तो हम ये कहेंगे कि आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, ऐसा भी नहीं करेंगे। फिर स्कॉल्ड देम फ्रीक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास, यानी फिर अगेन बच्चे को बेइज्जत करेंगे, डांट कर सबके सामने डांटेंगे, तो उससे सुधर जाएगा। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको कारण जानना है, बच्चों को बिना मतलब आपको इविल नहीं मान लेना कि ये तो खराब ही है बच्चा, तो दुष्ट प्रवृत्ति का है, ये मानना एकदम गलत है, ये पुराने समय की सोच थी। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा टीचर्स कई बार पीछे बच्चे बात कर रहे होते हैं, उठा करके पूछ लेते हैं भाई हमें भी बता दो क्या बात है ना, ऐसा क्या हो गया, हमें बता दो, कोई समस्या है तो बता दो, मतलब रीजन जानने की कोशिश करते हैं, है ना। इसमें भी कई बार ह्यूमिलिएटेड फील करा देते हैं टीचर्स, बट यहाँ पे आप कारण जानेंगे कि डिसइंटरेस्ट क्यों नहीं है। हो सकता है बच्चे को कोई समस्या हो, घर पे कोई समस्या हो, कोई बच्चा परेशान कर रहा हो, समझ में ना आ रही हो चीजें, बहुत सारी चीजें हो सकती है। गिव देम अ लॉट ऑफ वर्कशीट, इससे सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। तो आप बच्चे के पक्ष में रहते हैं हमेशा जवाब देते समय, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22वां सवाल देखिए फटाफट से। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है क्या, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है, वही जो जिसपे एनसीएफ बेस्ड है, जिसपे आपकी सारी पॉलिसीज बेस्ड हैं, जिसकी बात पियाजे, वाइगोस्की और ब्रूनर करते हैं, यानी बच्चे को नॉलेज का कंस्ट्रक्टर मानना, यानी बच्चा ज्ञान का रचना करता है, यानी एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है बच्चा, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है। टीचर क्या है, टीचर है फैसिलिटेटर, सुविधादाता, माहौल बनाने वाला। तो प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर यानी विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखेंगे। ऑफ कोर्स अगर हमें बच्चों को कुछ भी सिखाना है या बच्चा हम चाहते हैं कि वो एक्टिवली सीखे, तो जो उसका पूर्व ज्ञान है, जो वो लेकर के आया है बच्चा, उसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाएंगे, है ना, मतलब उससे कनेक्ट करेंगे। प्रीवियस नॉलेज से या ओल्ड नॉलेज से हम कनेक्ट करते हैं न्यू नॉलेज को हमेशा ही, इसलिए आपने देखा होगा लेसन प्लानिंग में भी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के आपके क्वेश्चंस होते हैं, जिन्होंने थोड़ी रेगुलर की होगी, डाइट, डीएलएड, बीटीसी, ईटी वगैरह, है ना, तो हमें ये बात पता है। कंडीशनिंग, पनिशमेंट, रोट मेमोराइजेशन, ये सारे नेगेटिव हैं, तो ए ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है भाई, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नाइव थियरीज अबाउट वेरियस फिनोमिनन, इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड। यानी बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना कर लेते हैं। क्या हो सकता है वो? हो सकता है बच्चे ने देखा हो कि जो मदर डेयरी है वहीं से दूध आता है, या फिर अगर हम कहें तो बच्चे ने देखा ट्रेन के साथ पेड़ भी चलते हैं, तो उसको लग रहा है पेड़ भी चलते हैं क्योंकि ट्रेन के साथ जब वो गया तो उसका ऐसा ही अनुभव था, है ना। फिर अगर हम बात करें, ऐसा हो सकता है बच्चे ने देखा तालाब और टीचर ने पढ़ाया वाटर कलरलेस होता है, पानी का कोई रंग नहीं होता, बच्चा कह रहा है मैंने तो नीले रंग का पानी देखा था, ऑरेंज कलर का ग्लूकॉन डी देखा था, व्हाटएवर। तो ये क्या नाइव थियरीज होती हैं जो साइंटिफिकली सही नहीं होती, बट बच्चे की ये नाइव थियरीज बनना स्वाभाविक है क्योंकि वो अपने अनुभव के आधार पर कुछ कुछ बना लेता है ना। चंदा मामा नजर आने लगते हैं, जबकि साइंटिफिकली हो सकता है उस चीज का कोई रीजन ना हो, और व्हाटएवर ऐसे बहुत सारे नाइव कॉन्सेप्शंस हो सकते हैं। इनको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन भी कह देते हैं, इनको मिसकॉन्सेप्शन भी कह दिया जाता है। नाम तीनों ही याद रखिएगा, किसी भी नाम से आ जाते हैं, एक क्वेश्चन आता है। या मिसकॉन्सेप्शन, भाई भ्रांति हो जाती है बच्चे को, तो इसके साथ डील करने का कौन सा तरीका है टीचर के पास? पहला ऑप्शन है चैलेंज दीज कॉन्सेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, यानी संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना। आप चुनौती देने का मतलब ये नहीं है कि आप डंडा लेके उसको चुनौती दे रहे हैं, मतलब चर्चा करके चुनौती दे रहे हैं, मतलब उस थॉट को चैलेंज करना जरूरी है। अदरवाइज बच्चा जीवन भर ये सोचता रह जाएगा कि हाँ भाई ट्रेन के साथ पेड़ साथ साथ चलते हैं, जो कि गलत है। या जब मैं चलता हूं तो ये जो तारे हैं, मतलब जो स्टार्स हैं या मून है या सन है, वो मेरे साथ चलते हैं। तो वो चैलेंज करना डिस्कशन में जरूरी है, तभी वो ठीक हो पाएगा। उसको हम डिसमिस नहीं कर सकते कि तुम तो बड़े बेकार हो यार, ऐसे थोड़ी होता है। वो उसका अनुभव है, उसको अप्रिशिएट करके ठीक कराना है बस। इग्नोर नहीं कर सकते, फिर ठीक नहीं हो पाएगा। डांटना फटकारना आपका काम है ही नहीं, राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता भी नहीं है कि आपके पास ऐसा कोई अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अच्छा सवाल है। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस इज, यानी कि संज्ञान एवं संवेग के बीच का जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है? आपको क्या लगा आपके बारे में बात हो रही है, किसी रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है? नहीं, कॉग्निशन मतलब दिमाग, इमोशन मतलब दिल, आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, यानी भावनाएं। तो दिल और दिमाग के बीच का जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है, ये पूछा है। स्टार प्लस का कोई सीरियल नहीं है यहाँ पे, आपसे सिंपली पूछा गया है ये रिश्ता क्या कहलाता है, कॉग्निशन और इमोशन। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, अगर यही ज़ेज़ोंग लिखा होता कि अकॉर्डिंग टू ज़ेज़ोंग कॉग्निशन एंड इमोशन का क्या रिलेशनशिप है, आप कह देते भाई इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। लेकिन क्योंकि ज़ेज़ोंग नहीं लिखा, नॉर्मल केस में 99% केस में जब ज़ेज़ोंग नहीं लिखा होगा, आपको चुपचाप से इंडिपेंडेंट नहीं सोचना है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब है सिंगल डायरेक्शन, यानी सिर्फ इमोशन ही कॉग्निशन को प्रभावित करता है, या फिर इसका ऑपोजिट। ऐसा थोड़ी, कॉग्निशन भी यानी दिमाग भी इमोशन को प्रभावित करता है। तैयारी अच्छी होती है तो अच्छे इमोशन आते हैं, कई बार इमोशन अच्छे होते हैं तो तैयारी अच्छी होती है। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही प्रभावित करेगा। यूनिडायरेक्शनल अगेन के कॉग्निशन दिमाग इमोशंस को प्रभावित करेगा या इमोशंस दिमाग को, दोनों ही बातें गलत होंगी। इट्स बाय डायरेक्शनल। क्या है बाय का मतलब है दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, टू वे स्ट्रीट है ना। टू वे मतलब डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। आपका जो संज्ञान है, आपका कॉग्निशन, आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आपके इमोशन को और आपके इमोशंस आपके कॉग्निशन को प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप जब रोज प्रैक्टिस करेंगे आपको एक अच्छा इमोशन आने लगेगा कि हाँ यार अब मुझे चीजें समझ में आ रही हैं और मैं अच्छा करूंगा पेपर में। यानी एक तो आपका कॉग्निशन में चेंज, दूसरा इमोशंस में भी चेंज। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर या फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, यानी कौन से वो तत्व हैं जो अधिगम को, सीखने को प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे की रुचि है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अगर किसी की रुचि नहीं है तो वही वाली बात है जो कहा करते थे गांव में लोग कि भाई भैंस के आगे कितनी भी बीन बचाओ समझ में क्या आएगा, है ना। मतलब आप घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हो, पानी कैसे पिलाओगे। मतलब इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए, रुचि भी तो होनी चाहिए बच्चे की। बात तो सही है, लर्निंग प्रभावित होगी। अगर रुचि है तो पॉजिटिवली प्रभावित होगी, रुचि नहीं है आई मीन इंटरेस्ट, वो तो नेगेटिवली प्रभावित होगी, लेकिन प्रभावित होगी। बात सही है। इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, अगर बच्चा एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई और बुली कर रहा है मान लीजिए, उसको कुछ और समस्या है, या फिर खुश है मान लीजिए तो अच्छा सीखेगा, जॉयफुल है तो अच्छा सीखेगा, फियर में है तो नेगेटिवली प्रभावित करेगा। बिल्कुल, जो इमोशंस है वो भी प्रभावित करते हैं। पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, यानी पढ़ाने के तरीके, टीचिंग मेथड्स अगर मैं कहूं, ये भी प्रभावित करेंगे। कुछ टीचर्स मुश्किल चीज को आसान बना देते हैं, कुछ टीचर्स आसान को भी मुश्किल बना देते हैं, है ना। हालांकि काम जो है आपका वो मुश्किल को आसान बनाना है एज अ टीचर। फिर है सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, यानी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, जिस संस्कृति जिस समाज से बच्चा आता है उस तरह के एग्जांपल्स या उस तरह के उसकी लाइफ से आपको जोड़ना है, ये चीज भी प्रभावित करेगी। बिल्कुल सही बात है, वाइगोस्की कहते हैं। देखो अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता नेगेटिवली कौन प्रभावित करेगा तो फिर जवाब बदल जाता,
क्योंकि ऐसा नहीं है, ये चारों ही नेगेटिवली भी प्रभावित कर सकते हैं और पॉजिटिवली भी। तो अगर नेगेटिवली पूछता है तो वो फिर नेगेटिव लिखेगा, जैसे माल न्यूट्रिशन लिख दिया, कुपोषण जो है नेगेटिवली प्रभावित करेगा सीखने को। अच्छा, इसमें से कोई बताना चाहेगा कौन से फैक्टर्स जो है वो, ये बात सही है कि चारों ही प्रभावित करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों ही बातें सही है। बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी इमोशनल हेल्थ, टीचर के टीचिंग मेथड्स, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जिससे वो आता है। अब आपको मैं एक हल्का सा टास्क दे रही हूं। हमें पता है दो ही प्रकार के फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। एक है पर्सनल फैक्टर्स जिनको हम व्यक्तिगत कारक कहते हैं, और दूसरे हैं, क्योंकि ये भी पेपर में पूछा जाता है, और दूसरे हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आपका वातावरणिक कारक जिसको हम कह सकते हैं। तो कौन से इन चार ऑप्शंस में से एनवायरमेंटल फैक्टर है और कौन से पर्सनल है? चलो मैं बता देती हूँ। इंटरेस्ट जो है बच्चे का, ये पर्सनल फैक्टर में आता है, तो फर्स्ट को हम कहां डाल देंगे? यहाँ पर्सनल फैक्टर वाले कॉलम में। इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, ये भी जो है पर्सनल फैक्टर में आता है क्योंकि बच्चे से जुड़ी हुई है। पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज टोटली एनवायरमेंट का पार्ट है, तो हम कहेंगे थर्ड जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कभी आपको लगे ऐसे ही मुझे शौक चढ़ा है ये सब एक्स्ट्रा में बताने का, है ना? देखिएगा, बफरिंग कराएंगे सही पूजा, अभी पकड़ में ही नहीं आ रहा रीजन, कल पक्का कराते हैं कुछ ना कुछ। सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, यानी जिस समाज और जिस संस्कृति से आएगा, ये भी आपका एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। तो ये हमें ऐसे तोड़ के भी देखने आने चाहिए क्योंकि पेपर में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा फटाफट से। डैश आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी जब हम ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है? मतलब मीनिंगफुल लर्निंग जो जीवन से जुड़ी हुई हो, तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है लर्निंग को मीनिंगफुल बनाने में, जीवन से जोड़ने में? पहला ऑप्शन है सोशल इंटरेक्शन। देखो, मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन की बात कौन करता है? रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। चाहे वो पियाजे हो, वाइगोस्की हो, ब्रूनर हो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, ये सब मीनिंगफुल लर्निंग की बात करेंगे। सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया, जब आप लोगों से, दोस्तों से, टीचर से चर्चा कर रहे हैं, बात तो सही लग रही है, बच्चा एक्टिव होगा यहाँ सोशल इंटरेक्शन में, बात सही है नहीं है? बिल्कुल सही है। ड्रिल एंड रेपिटेटिव रिकॉल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। अभ्यास पढ़ के आपको लग सकता है बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात है, बट अभ्यास और बार बार रिपीट करना चीजों को, तो ये रोट लर्निंग में चला जाएगा, ये मीनिंगफुल लर्निंग में नहीं रहेगा, क्योंकि आप बार बार सिर्फ स्मरण कर रहे हैं। आपने कोई नंबर लिखा और उसको बार बार याद कर रहे हैं, इसमें कौन सी मीनिंगफुल लर्निंग है? कौन से जीवन से जुड़ रही है ये बात? एक क्वेश्चन को 10 बार लिख दो, उससे जरूरी थोड़ी समझ में आ जाएगा। तो अभ्यास कुछ हद तक सही होता है, बट इस तरह से नहीं। ये ड्रिल जो वर्ड है ये नेगेटिव हो जाता है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट को हम अच्छा मानते ही नहीं है, क्योंकि ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनाते व्यक्ति को। मतलब लॉन्ग रन में लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग या जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए, ना कि रिवॉर्ड के लिए सीखेंगे तो एक टाइम के बाद लालच के लिए सीख रहे हैं, पहली बात तो आप। दूसरा, मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट आ जाएगा कि अगर चॉकलेट मिलेगी, साइकिल मिलेगी, पैसा मिलेगा तो काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। पनिशमेंट से काम कर रहे हैं तो डर के काम कर रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, क्योंकि लंबा नहीं लेकर के जाएंगे आपको। आप अपने इंटरेस्ट के लिए सीख रहे हैं तब मजा आएगा, तो ये नेगेटिव है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स को अच्छा माना ही नहीं जाता आपके पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में। स्टिमुलस रिस्पॉन्स पुराने समय में बहुत काम आता था, आज भी बहुत जगह पे काम आ जाता है, बट हम इसको पेडागोजिकली सही नहीं मानते आज के समय में। स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या है? वही बात होगी कि पनिशमेंट से बचना है तो आप सही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर के सोशल इंटरेक्शन, जिसकी बात आपके वाइगोस्की करते हैं, जिसमें बच्चा एक्टिव होगा, लोगों से इंटरेक्ट करेगा, अपने ग्रुप में इंटरेक्ट करेगा, टीचर के साथ इंटरेक्ट करेगा, घर पे इंटरेक्ट करेगा और सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। व्हेन स्टूडेंट्स रेपिटेडली एंगेज इन एक्टिविटीज सच एज डिजाइन एंड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू अर्न अ रिवॉर्ड that is not directly related to that activity such as earn a star or badge they are likely to। मतलब एक काम करो, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख के आओ, एक स्टार मिलेगा या फिर एक चॉकलेट मिलेगी या कुछ और मिलेगा। मतलब उस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है कि आप एक चैप्टर पढ़ के आओ फिर हम डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करने में भी तो मजा आता है, ये भी रिवॉर्ड हो सकता है, ऐसा नहीं है। वहां पे कुछ और रिवॉर्ड है, कोई तीसरी चीज है, साइकिल मिलेगी, फलाना मिलेगी, ये सारी चीजें। हाँ देखो, बिल्कुल सही कह रहे हैं राजा हिंदुस्तानी, कितना प्यारा नाम है इनका। कह रहे हैं आप लोग 1 मिनट बैक होके वीडियो चला लो, बफरिंग नहीं होगा। ये बात एकदम सही है, ये इसका कैच है, ये हमारी टीम भी कल बता रही थी कि थोड़ा सा पीछे करके अगर चलाएं तो बफरिंग नहीं होगी, बट इसका सॉल्यूशन हम कल तक निकाल लेंगे होपफुली। देखिएगा, तो अगर हम बात करें एक स्टार मिल रहा है, मतलब एक ऐसी गतिविधि कराने का निर्णय लेते हैं जिसमें पुरस्कार मिलेगा बच्चे को, और स्टार मिल गया, बैज मिल गया, कुछ और दे दिया आपने जो उस एक्टिविटी से रिलेटेड भी नहीं है ना। आप फर्स्ट आ रहे हैं तो आपको बाइक मिलेगी, अब फर्स्ट आने का और बाइक मिलने का कोई ताल्लुक नहीं है, बट जोड़ दिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक। तो डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग, यही बात हम अभी कर रहे थे। इससे क्या होगा, बच्चे में अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास हो जाएगा, जो हमारे अंदर भर भर के आ चुकी है कि किसी काम में अगर हम अच्छा लगने के लिए कुछ नहीं करते, है ना। मतलब अच्छा लगने के लिए, मतलब पबजी खेलने की बात नहीं कर रही हूँ या फिर रील देखने की बात नहीं कर रही हूँ, वहां एक अलग तरह का डोपामिन हिट है बिना कुछ किए।
बात यहां पे हो रही है कि हम कितनी बार सच में अपने मन के लिए पढ़ने बैठते हैं कि यार आज हम कुछ नया सीखेंगे या कुछ नया देखेंगे जिसमें हमारी थिंकिंग प्रोसेस बेहतर हो। बहुत कम। तो ऐसे क्या होगा जब, क्योंकि हमें हर चीज रिवॉर्ड के लिए करने की आदत है, नंबर के लिए पढ़ने की आदत है, पैसे के लिए काम करने की आदत है। अब ऐसी ही सिचुएशंस क्या करें, तो वो एक कंडीशनिंग हो गई है, सोशल कंडीशनिंग। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम हमेशा एक्सटर्नल चीजों के लिए, बैज के लिए, रिवॉर्ड के लिए, पैसे के लिए काम करते रहेंगे तो क्या होगा, मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास हो जाएगा कि हर चीज से कुछ हमें मिलना चाहिए, हर चीज में हमें फायदा नजर आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वही सही है यहाँ पे, एंजॉय लर्निंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हमें कुछ नया जानने को मिलेगा इसलिए नहीं सीखेंगे हम। फिर हम स्टार के लिए काम कर रहे हैं, जॉय के लिए काम कर रहे होते या सीख रहे होते तब तो ये होता। परसिस्ट इन डूइंग द एक्टिविटी इवन विदाउट द रिवॉर्ड, जिस दिन रिवॉर्ड नहीं मिलेगा आप काम करना बंद कर देंगे, है ना। तो रिवॉर्ड के बिना तो आप काम नहीं करेंगे अगर स्टार के लिए काम कर रहे हैं तो, ठीक है ना। सेट मास्टरी गोल्स फॉर देमसेल्व्स रेदर देन वर्क टू प्लीज अदर्स, यानी आपको मजा आएगा, आप पारंगत होंगे, मास्टर बनेंगे किसी चीज में, इसलिए आप कुछ पढ़ते हैं या सीखते हैं। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे थे। ये लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग या मास्टरी लर्निंग में होता है ऐसा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, 2-3 सवाल और हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, इसमें आप गलती करेंगे, इसकी मैं बात कर रही थी। इसका ऑफिशियल आंसर और जो होना भी चाहिए आंसर, और ये इसके बाद भी आ चुका है ये क्वेश्चन, इसमें कई टीचर्स तक भी गलती कर सकते हैं और माने भी ना शायद, लेकिन जो इसका फैक्चुअली और सही, जो थ्योरेटिकली भी सही आंसर है, वो आंसर वो नहीं है जो आप दे रहे हैं। 57% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। इसका आंसर फर्स्ट नहीं हो सकता किसी भी हालात में। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट नहीं पूछा सरकार, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यूनिवर्सल होती हैं, पूरी दुनिया में एक जैसा होगा। अगर चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड है तो 2 से 6 वर्ष होगा। अगर हम बात करें लेटर चाइल्डहुड की या एडोलेसेंस है, किशोरावस्था है, तो हम 42 साल के आदमी को एडोलेसेंट नहीं कहते, हम 12 से 18 के बीच को ही एडोलेसेंस कहते हैं। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यूनिवर्सल होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान का बच्चा हो, चाहे वो कजाकिस्तान का बच्चा हो, चाहे वो अमेरिका हो, अफ्रीका हो, कहीं का दुनिया में, यूरोप का बच्चा हो, सबके लिए स्टेजेस सेम है, वो यूनिवर्सल है। लेकिन चाइल्डहुड एज अ कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, स्टेज ऑफ चाइल्डहुड नहीं पूछा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड यूनिवर्सल नहीं है। अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्परेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट, यानी कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, यानी अगर हम माने वाइगॉस्की की, या जो भी लोग समाज में एक्टिविटी करके संरचना की बात करते हैं, चाहे वो बेंड्यूरा ही क्यों ना हो, के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, यानी एक ऐसा सोशल कंस्ट्रक्शन है जो समाज के द्वारा बनाया जा रहा है। आज के समय के अगर हम किनको देखें, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोगों को देखें, कि समाज बनाता है कि आपका बचपन का कॉन्सेप्ट क्या होगा। आपके, मेरी और आपकी फैमिली का 8 साल का बच्चा, उसको दूध भी हाथ में मिलता है, और एक बच्चा जिसको बलून बेचने पड़ते हैं, गुब्बारे बेचने पड़ते हैं अपने जीवन को यापन करने के लिए, उसी उम्र में बिना चप्पल पहने वो बस में चढ़ जाता है, और आपके घर में बच्चा जो है उसको स्कूल छोड़ने भी आप जाते होंगे। तो बचपन अलग हो गया ना, चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो गया। कैसे? सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट की वजह से, जिस समाज, जिस संस्कृति में वो है उसकी वजह से। तो ये स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड सेम हो सकते हैं, यूनिवर्सल हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड कैन बी डिफरेंट एज पर दी सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी ये मानते हैं कि ये एक क्या है, कंस्ट्रक्शन, एक सोशल कंस्ट्रक्शन है जो समाज ने बनाई है ना। सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन क्या है, दैट चिल्ड्रन आर बोर्न इविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड, कि बच्चे दुष्ट होते हैं, ये बहुत पहले माना जाता था, 16वीं शताब्दी के आसपास। दैट चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग एट ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड एंटायरली बाय एनवायरनमेंट, मतलब बच्चे ब्लैंक स्लेट हैं, कोरी तख्ती हैं, कुछ भी लिख दो आप उन पे, एम्प्टी वेसल हैं, खाली बर्तन हैं। कौन कह रहे थे ये बात? जॉन लॉक कह रहे थे 17वीं शताब्दी में। ये सब हम आज के समय में नहीं मानते। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम कहते हैं वो तो एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, ज्ञान की रचना करने के लायक हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, अगर हम पियाजे की माने तो नन्हे वैज्ञानिक हैं जो अपनी डिस्कवरी करते रहते हैं। Which of the following characterizes the period of middle childhood? अब ये मिडिल चाइल्डहुड ऐसी बला है जो हम जनरली नहीं पढ़ते हैं स्टेजेस में, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है ना, बट ये हमें पता होना चाहिए। ये अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 और लेटर चाइल्डहुड जो 6 से 12 के बीच की स्थिति है। तो 2 से 6 में से आप निकाल लो यहाँ पे 5 साल के आसपास कहीं से, और लेटर चाइल्डहुड में आप निकाल लो यहाँ पे 8 साल 9 साल, 5 से 8 के बीच में, मतलब बीच का कहीं रास्ता आपको ढूंढना है। और ज्यादातर चांसेस, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मिडिल चाइल्डहुड के लिए वो जवाब लगा दो जो आप लेटर के लिए लगाओगे। ये एक छोटी सी टिप कह लो, हर जगह काम करने की जरूरी नहीं है, बट कर जाएगी 90% केसेस में। वैसे मिडिल चाइल्डहुड से क्वेश्चन आते भी बहुत कम है। तो अगर हम मिडिल चाइल्डहुड की बात करें तो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ वेरी रैपिड
पेस, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अगर मैं 5 से 8 की बात करूं तो बात तो सही है। फिर भी देख लेते हैं, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, अमूर्त चिंतन नहीं आएगा, वो तो फिर लेटर चाइल्डहुड की, इवन लेटर चाइल्डहुड में भी नहीं आ पा रहा, वो तो एडोलेसेंस की अगर हम बात करें जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 साल के बाद आएगा, यहां तो नहीं हो सकते। और बचपन आपका 12 साल में खत्म हो जाता है। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, यानी बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं बट तर्क आने लगता है उनमें, लेकिन मूर्त चीजों के बारे में, जो चीजें जिनको टच फील कर सकते हैं। चलो बात तो सही लग रही है। लर्निंग अकर्स प्रीमैरिली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज, जी नहीं, ये तो जन्म से 2 वर्ष में हो रहा था। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ वेरी रैपिड पेस, अब ये अर्ली चाइल्डहुड के लिए शायद ज्यादा बेहतर था, ये अर्ली चाइल्डहुड से बिल्कुल भी अलग नहीं जा रहा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि जब भी इसमें फंसने की बात हो तो लेटर चाइल्डहुड की तरफ जो आंसर सही लगे उसको आप मिडिल चाइल्डहुड के लिए लगा सकते हो, क्योंकि ये इसका जो ज्यादातर भाग है 5 से 8 वर्ष में, जो 3 साल हैं बाद वाले, वो तो किसके हो गए, ये लेटर चाइल्डहुड के अंदर ही आते हैं। तो लेटर चाइल्डहुड वाला आंसर इसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। मिडिल चाइल्डहुड बीच में से निकाल दिया उन्होंने, अर्ली और लेटर के, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा तेज होती है लेटर चाइल्डहुड से, ठीक है ना, या मिडिल से भी इवन। तो चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, ये हम कहेंगे कि जो मूर्त चीजें हैं, जो चीजें उनको दिखाई जा रही हैं, उनके बारे में उनसे पूछोगे कितने हैं तो बता देंगे 5, पूछोगे 5 और 5 कितने हुए 10, क्योंकि ये चीज वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, फैमिली एंड नेबरहुड आर, यानी परिवार और आपका आस पड़ोस क्या है। क्या कह रहे हो, सर का दर्द, ऐसे नहीं कहते। देखो एक बार, अगर हम बात करें आस पड़ोस के वालों के लिए तो कह ही रहे होंगे कई लोग, है ना, रिश्तेदार भी लिखवा देंगे यहाँ पे। देखो एक बार, अगर हम बात करें तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल एजेंसीज ऑफ चिल्ड्रन। साइकोलॉजिकल कब पढ़ी हमने, क्या ये प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी यानी प्राथमिक एजेंसियां, या फिर मिडिल सोशलाइजिंग एजेंसीज यानी मध्य, मिडिल सोशलाइजिंग कुछ नहीं होता, प्राइमरी होता है या फिर सेकेंडरी होता है। नेबरहुड का अपना कोई अस्तित्व है नहीं, फैमिली के साथ आ जाए तो प्राइमरी, स्कूल के साथ आ जाए तो सेकेंडरी, फैमिली कभी भी सेकेंडरी नहीं हो सकती, इसलिए ये जवाब तो पॉसिबल नहीं है। ये आपका आंसर क्या होगा, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज हैं। परिवार प्राथमिक कारक है जहां से आप दुनिया की समझ, सबसे पहले समाज की समझ परिवार से बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि परिवार क्या है, मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी है, समाज का छोटा रूप है, ठीक है ना। जैसे ये मग दिख ही नहीं पा रहा होगा कई लोगों को, क्या है, मिनिएचर वर्जन है किसका, इस बड़े मग का, है ना, बिल्कुल छोटा है, छोटा रूप है। ऐसे ही परिवार समाज का। पता नहीं इतने फोन क्यों बजते हैं, जीवन में कुछ है नहीं, फोन बजने बंद नहीं होते हैं। देखिएगा, तो बी ऑप्शन, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने कितने ठीक किए वो आप बताएंगे कमेंट करके। इसके अलावा बफरिंग का सामना ऑफ कोर्स आपको करना पड़ रहा है और आप कोऑपरेट कर रहे हैं इतनी मात्रा में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलेंगे जल्दी ही, जल्दी क्या मतलब कल मिलेंगे, और मैं देखती हूँ इस बफरिंग का क्या किया जा सकता है। टीम को दिखाते हैं, वो कहते हैं बफरिंग नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। और 26 आउट ऑफ 30 सही हुए, 2 क्वेश्चन गलत हुए, गलती से गलत हो गए, हाँ गलती से होते हैं अंशु गलत देखिएगा एक बार। तो अगर हम बात करें 28, 24, 28, ये अच्छा सेट था। 27 इस टाइम पे सिर्फ प्रीवियस ईयर करो, बहुत ज्यादा तैयारी कर लिया तो मॉक लगा लो, अदरवाइज तो इग्नोर करो। 28 आउट ऑफ 30, 28 आउट ऑफ 30 मतलब प्रीवियस ईयर को ही मॉक की तरह कर लो, मैं ये कहूंगी। बहुत बढ़िया, चलिए धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। और हिंदी डिफिकल्ट, हाँ ऑफ कोर्स लगेगी ही। चलिए कल मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कोई भी आपका विचार हो या क्या स्कोर रहा आउट ऑफ 30।